नहीं पर समझ की सुंदर काया है। Born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered। नमस्कार, खुमारी छोड़कर हो जाइए तैयार, क्योंकि बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के एक और नए एपिसोड से जुड़ने के लिए हम हैं तैयार। तो फिर चलिए शुरू करते हैं मेरे यानी संदीप भट्ट और बबीता जैन के साथ हमारा आज का सफर। वैसे संदीप, क्या तुम्हें याद है वो दौर जब रेलगाड़ियाँ और बहुत सी दूसरी मशीनों में भाप यानी स्टीम इंजन का इस्तेमाल किया जाता था? हाँ बबीता, कैसे भूल सकता हूँ मैं स्टीम इंजन से आई औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को। इस आविष्कार ने पूरे विश्व में एक नए दौर का आगाज किया था। बिल्कुल सही कहा संदीप तुमने। वैसे ये बात सच है कि स्टीम इंजन का आविष्कार 16वीं सदी तक हो चुका था, लेकिन उन्हें 18वीं सदी की शुरुआत तक उपयोग में लाना संभव नहीं हो पा रहा था। पर कहते हैं ना दोस्तों कि जहाँ चाह वहाँ राह। 18वीं सदी में स्कॉटलैंड में एक ऐसे ही बालक का जन्म हुआ जिसने स्टीम इंजन को न सिर्फ व्यावहारिक बनाया बल्कि इसमें हर बार नए सुधार भी किए। वैसे संदीप, अब तक हमारे श्रोताओं ने इनका नाम तो गैस कर ही लिया होगा। बिल्कुल, भाप यानी स्टीम की ताकत को पहचानने का असली क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो शख्स सिर्फ और सिर्फ जेम्स वॉट ही है। आज ही के दिन वर्ष 1736 में जन्मे जेम्स ने बचपन से ही अपने मैकेनिकल माइंड का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। घर के किचन में ही स्टीम की ताकत को समझकर उन्होंने इसका इस्तेमाल मशीनों को चलाने में किया, और फिर उसके बाद की कहानी तो आप सब जानते ही होंगे। जेम्स बुद्धिमान तो थे, लेकिन फिर भी खराब सेहत के कारण वो अपनी स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर सके, जिस कारण प्रारंभिक शिक्षा उन्हें उनके माता पिता से ही मिली। अपने पिता के कारपेंटर के टूल्स यानी औजारों के साथ वक्त बिताना जेम्स को बहुत पसंद था, और जेम्स के पिता ने इस उत्सुकता को देखते हुए ही इन्हें इंजीनियरिंग व टूलिंग की बुनियादी जानकारी देना शुरू कर दिया। यही वो समय भी था जब अपनी माँ की केटली से निकलने वाली भाप ने उन्हें स्टीम की ताकत का अध्ययन करने की प्रेरणा दी थी। वैसे जेम्स के पहले भी बहुत से लोगों ने भाप को केटली में से निकलते हुए देखा ही होगा, लेकिन उसे छोटी सी बात समझकर किसी ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। पर बबीता, महान और खास लोगों की यही तो पहचान होती है कि वो हर चीज के कारणों के पीछे भागते हैं, न कि उसे नजरअंदाज करते हैं। अक्सर तबीयत खराब रहने के बावजूद चीजों को जानने की ललक जेम्स में हमेशा ही तेज रही। किसी तरह अपनी सेहत को संभालते हुए जेम्स ने 13-14 साल में स्कूल की क्लास में अपनी योग्यता को दिखाना शुरू किया, खासतौर पर अपनी गणितीय क्षमताओं को। जैसे ही कोई भी किताब जेम्स के हाथ में आती वो उसे पढ़ना शुरू कर देते, और अगर ये टूलिंग या इंजीनियरिंग से जुड़ी होती तो फिर मानो जेम्स को कुछ सुध बुध ही नहीं रहती थी। इन्होंने काफी यंग एज में ही बहुत से संगीत वाद्य यंत्रों और दूसरे टूल्स व मशीन का निर्माण कर ये साबित कर दिया कि वो कोई साधारण इंसान नहीं है, बस जरूरत थी वक्त और मौका मिलने की। 18 साल की उम्र में जेम्स को उनकी माँ के रिश्तेदारों के पास ग्लासगो भेज दिया गया, और यहीं पर इन्होंने मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाना सीखना शुरू किया। इसी बीच एक मित्र के कहने पर वर्ष 1755 में जेम्स लंदन आ गए, लेकिन एक बार फिर से खराब सेहत के चलते इन्हें वापस घर लौटना पड़ा। और फिर से किसी तरह उनका स्वास्थ्य संभला और 1756 में जेम्स कुछ नया करने की तलाश में ग्लासगो आ गए, और यहाँ पर ग्लासगो विश्वविद्यालय में उपकरणों को सुधारने का काम करने लगे। यही वो जगह थी जहां उन्हें न्यू कॉमन स्टीम इंजन सुधारने का मौका मिला, और बस इसी वक्त से भाप की ताकत को एक बार फिर से जेम्स ने अपने प्रयोगों में शामिल कर लिया।
उन्होंने देखा कि न्यूकॉमन इंजन में भाप का इस्तेमाल केवल निर्वात यानी वैक्यूम पैदा करने में किया जाता है और इस दौरान ईंधन की काफी मात्रा यूं ही व्यर्थ हो जाती है। बस अब उन्होंने इस इंजन को नया रूप देना शुरू कर दिया। जेम्स वॉट ने इस इंजन में अलग से एक कंडेंसर का प्रयोग किया जो भाप को संघनित करने में मदद करता था और साथ ही इससे मशीन को चलाने में ईंधन भी कम लगता था। हालांकि उन्होंने न्यूकॉमन से बेहतर इंजन बना लिया था, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। इसीलिए भाप की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए एक के बाद एक प्रयोग करते चले गए। लोगों ने कई बार उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन वो नहीं माने। जेम्स के दोस्तों ने उनके काम में आर्थिक मदद की और इस तरह अंत में एक ऐसा भाप का इंजन सामने आया जो पहले से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। Watt obtained a job at the University of Glasgow repairing astronomical instruments and set up a small workshop there. At the time, the atmospheric steam engine designed by Thomas Newcomen in 1712 was used as the primary steam engine in industry. Watt repaired a Newcomen engine in 1763 and realized that at least 3/4 of the heat of the steam was wasted in the engine, making it very inefficient. Watt adapted the engine to a more efficient working model in 1765, but due to financial restrictions and the lack of iron workers with the skills available, a delay of 10 years occurred where Watt was forced to take up other jobs. Watt then teamed up with John Wilkinson and successfully created the condenser required, and in 1776 the first engines were installed in commercial enterprises. इस इंजन से न सिर्फ छोटी मशीनें बल्कि कुछ सालों बाद बड़ी बड़ी रेलगाड़ियां भी चलने लगी। रेलगाड़ियों में इन भाप इंजन का प्रयोग तकरीबन 200 सालों तक किया गया। यहाँ तक कि अभी भी बहुत से देश भाप इंजन वाले लोकोमोटिव इस्तेमाल कर रहे हैं। आज भी दुनिया जेम्स वॉट के योगदानों की कायल है और आने वाली कई सदियों तक जब कभी भी आधुनिक इंजन के इतिहास पर चर्चा होगी, उनका नाम सबसे पहले आएगा। जेम्स वॉट के रूप में एक महान बुद्धिजीवी और आविष्कारक को आज उनकी जयंती पर हमारी पूरी टीम की ओर से तहे दिल से सलाम। और बबीता, अब हम जिस शायर की बात कर रहे हैं वो नाम अपने आप में एक ऐसा समंदर है जिसमें जितना भी डूबो अंत कहीं नजर नहीं आएगा। अगर नहीं समझ आया तो पहले इसे सुनो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। क्या बात है संदीप। कैफी आजमी जी द्वारा लिखी गई ये गजल मेरी फेवरेट गजलों में से एक है। वैसे सिर्फ यही नहीं, कैफी जी की कलम से निकले शब्दों ने हमारे बीच बहुत से ऐसे गीतों की खुशबू को बिखेरा है जो आज भी उसी ताजगी से हमारे दिल को छू जाते हैं। बिल्कुल सही कहा बबीता तुमने। कैफी जी की सोच की जितनी तारीफ करें शायद कम होगी, लेकिन फिर भी ये कहना गलत नहीं होगा कि इनके गीत सरहद के एक छोर से दूसरे छोर तक लोगों को एक ही धुन पर गुनगुनाने के लिए मजबूर कर देते हैं। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आप चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है, तुम्ही तो दिल का राज बताए, तुम्ही से राज छुपाए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। आज ही के दिन वर्ष 1919 में जन्मे कैफी साहब का वास्तविक नाम अख्तर हुसैन रिजवी था और ये उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के एक छोटे से कस्बे मीजुआ के रहने वाले थे। मात्र 11 वर्ष की उम्र से ही कैफी जी ने मुशायरों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था और इसी दौरान उन्होंने अपनी पहली गजल भी लिखी थी। हाँ, और जब लोगों ने इसे सुना तो पहले पहल किसी को यकीन नहीं हुआ कि 11 साल का कोई बच्चा इतनी गहरी बात सोच सकता है। लेकिन आगे चलकर उनकी इसी गजल को आवाज दी पार्श्व गायिका बेगम अख्तर ने। इतना तो जिंदगी
की खलल पड़े इतना तो जिंदगी में किसी की खलल पड़े। हंसने से हो सुकून ना, रोने से कल पड़े। हंसने से हो सुकून ना, रोने से कल पड़े। कुछ ही समय बाद कैफी साहब ने गजल लिखने के साथ साथ लखनऊ व इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परीक्षा भी पास कर ली। पता है दोस्तों, कैफी जी के पिता चाहते थे कि वो मौलाना बने, जबकि हकीकत ये थी कि उनका बेटा ऐसे दिल का मालिक था जो गलत और सही के लिए आवाज उठाने को व्याकुल था। और कानपुर में जाके उतर पड़ा, जो वहाँ से कुछ भी नहीं पाया और वहाँ रह पड़ा। वहाँ मजदूर सभा बहुत ताकतवर यूनियन थी टेक्सटाइल की, वो कम्युनिस्ट पार्टी के असर में थी। उन मजदूरों से हमारा रब्त कायम हुआ, तो वो हमको कम्युनिस्ट लिटरेचर ला के देने लगे और वो हम पढ़ने लगे। वहां से हमारी समझ में बात आई कि ये रास्ता ये है असल में। अब तक हम भटक रहे हैं, अब रास्ता असल ये है। तो वहां से हमारी शायरी में भी मोड़ आया, जिंदगी में भी मोड़ आया, और इसलिए कानपुर को अपनी यूनिवर्सिटी कहता हूँ, जहाँ मुझे इसका कम्युनिज्म का, जो मार्क्सिज्म का जहाँ से सबक मिला। ये बाजू की मेरे सलाबत, ये सीना, ये गर्दन, ये कुव्वत, ये सेहत, ये जोशे जवानी, ये तूफान जुरत, बई वस्फ कुछ भी नहीं मेरी कीमत। हयातो अमल का गुनहगार हूँ मैं, बड़ा दुख है मुझको कि बेकार हूँ मैं। ये गेती है जिसमें दफीने मकी हैं, वो दरिया है जिसमें गुहर तैनशी हैं, वो जंगल है जो रश्क खुल्दे बरी हैं। ये फितरत के इनाम मेरे नहीं है, तेही दस्तों महरूम और नादार हूँ मैं, बड़ा दुख है मुझको कि बेकार हूँ मैं। पार्टी ने कैफी जी की लगन को देखते हुए इन्हें मुंबई भेज दिया और फिर यहीं से उनकी कामयाबी का एक नया दौर शुरू हुआ। बतौर गीतकार उन्होंने अपनी शुरुआत शाहिद लतीफ की फिल्म बुज़दिल से की। धीरे धीरे कैफी साहब ने गीतों के साथ साथ फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखना भी शुरू कर दिया। उन्होंने बिमल रॉय, ख्वाजा अहमद और बहुत से दूसरे बड़े निर्माता निर्देशकों के साथ काम किया। हाँ संदीप, पर अभी भी कहीं न कहीं कैफी जी को वो शोहरत नहीं मिल पा रही थी जिसके वो हकदार थे। वो काम करते ही जा रहे थे और इसी बीच 1970 में एक ऐसी फिल्म आई जिसने उनके असली रूप को सभी के सामने पेश किया। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये गीत था चेतन आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म हीर रांझा से, जिसमें कैफी जी ने गीतों के साथ साथ डायलॉग्स भी लिखे थे। और पता है बबीता, इन डायलॉग्स की खासियत क्या थी? हाँ संदीप, ये सभी डायलॉग्स कविता के रूप में थे। कैफी जी ने अपने शब्दों का ऐसा ही जादू आगे आने वाली कई फिल्मों जैसे मंथन, कागज के फूल, सात हिंदुस्तानी और हकीकत में भी कायम रखा। वर्ष 1985 में भारत सरकार ने कैफी जी को साहित्य सेवा और फिल्म लेखन के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया। इसके साथ ही इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड जैसे और भी बहुत से दूसरे पुरस्कारों से नवाजा गया। वाकई बड़ी ही सादगी पसंद इंसान थे कैफी साहब। 75 वर्ष की उम्र के बाद इन्होंने अपने गांव मीजुआ में ही रहने का फैसला किया।
और फिर 10 मई 2002 को इस दुनिया से विदा ले ली। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया बेकरार दिल इस तरह मिले, जिस तरह कभी हम जुदा न थे। तुम भी खो गए, हम भी खो गए, एक राह पर चल के दो कदम। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया। वैसे संदीप, हम अक्सर फिल्म अभिनेताओं के बारे में बात तो करते हैं, लेकिन फिर भी जरा सोचो कि जिस फिल्म को हम 2 से 3 घंटे में देखकर अपनी गलत या सही राय देते हैं, वो कितने लोगों की और कितने दिनों की मेहनत का नतीजा होती है। बिल्कुल बबीता, और कई बार तो अभिनेताओं को ऐसे रोल करने के लिए कहा जाता है जो उनकी वास्तविक छवि से बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन फिर भी कलाकार इन्हें ऐसे निभाता है कि वो लंबे समय तक सिनेमाई पर्दे पर जिंदा रहते हैं। जी हाँ, सौमित्र चटर्जी सिनेमा जगत का एक ऐसा ही नाम है जो अब तक पर्दे पर ऐसे ही अनेक किरदारों को जिंदा कर चुके हैं। ये नाम बांग्ला सिनेमा के लिए बेहद ही खास पहचान रखता है। हाँ, इसीलिए तो इन्हें कई बार बांग्ला सिनेमा के मशहूर नायक उत्तम कुमार के साथ जोड़कर भी देखा जाता है। सौमित्र चटर्जी का जन्म आज ही के दिन 1935 में कोलकाता से 100 किलोमीटर दूर कृष्णा नगर में हुआ था। बचपन में ही इनका पूरा परिवार कोलकाता आकर बस गया। सौमित्र जी कोलकाता में पढ़ाई के दौरान थिएटर और रंगमंच के साथ भी जुड़े रहे, जिसका फायदा ये हुआ कि इन्हें बहुत से ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिला जो कि फिल्मों की दुनिया से ताल्लुक रखते थे। बिल्कुल बबीता, सत्यजीत रे ऐसे ही मशहूर निर्माता निर्देशकों में से एक थे जिन्होंने इस कलाकार को उस वक्त पहचाना जब वो रेडियो में अनाउंसर थे, और जब सत्यजीत रे ने इन्हें पहचाना तो बाद में अपनी कई फिल्मों की पटकथा सौमित्र जी को देखकर ही तैयार की। वैसे एक बात जो खास है वो ये कि सौमित्र जी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत से पहले सत्यजीत रे को अपनी मैगजीन का कवर पेज तैयार करने के लिए अप्रोच किया था। हाँ, और वो सत्यजीत रे ही थे जिन्होंने इनकी मैगजीन को नाम दिया था एक खून, जिसका मतलब होता है नाव। कुछ समय बाद जब सौमित्र जी ने इस मैगजीन का संपादन बंद कर दिया तो सत्यजीत रे ने फिर भी उनके कवर पेज को तैयार करने का काम जारी रखा। सौमित्र जी का व्यक्तित्व अब तक सत्यजीत रे को अपना कायल बना चुका था और इसीलिए सबसे पहले उन्होंने ही सौमित्र को फिल्मों में काम करने का मौका दिया। जी हाँ, और इस तरह उनकी पहली फिल्म रही वर्ष 1959 में आई अपुर संसार। ये फिल्म दर्शकों पर अपनी अलग छाप छोड़ने में पूरी तरह से कामयाब रही थी। पुलिस कौन है? আমি হলাম হিমাদ্রি অঙ্গজ ময়না। পাখার জ্বালায় জলে ডুবে রয়েছি বাবা, পাখার জ্বালায়। তো কি ব্যাপার বলতো, একবার নিমচাঁদ দেখছি। হ্যাঁ, মদ না খেয়ে জানিস পুলু, ওই চাকরিটা নেব না। কোন চাকরি? ওই তুই যেটার কথা বলেছিলি ট্রেনার দিক। হ্যাঁ, তবে আচ্ছা কেরানিগিরি করবো কেন? কেন? ওয়াই? কি দায় পড়েছে আমার? একা মানুষ, কোনো দায়িত্ব নেই, বন্ধন নেই, ঝঞ্ঝাট নেই, কারোর জন্য কোনো মাথা ব্যথা নেই। अपुर संसार के बाद सौमित्र चटर्जी ने सत्यजीत रे के साथ लंबे समय तक काम किया और तकरीबन 15 फिल्मों में वो दोनों साथ जुड़े रहे। इनमें से बहुत सी फिल्मों में सौमित्र जी की नायिका शर्मिला टैगोर रही थीं। मृणाल सेन, तपन सिन्हा और तरुण मजूमदार जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निर्माता निर्देशकों ने भी सौमित्र जी के अभिनय की प्रशंसा की और साथ ही इन्हें अपनी फिल्मों में काम करने का मौका भी दिया। हर फिल्म में अपने अलग किरदार को जीने वाले सौमित्र चटर्जी ने सखा परो सखा यानी ब्रांचेस ऑफ द ट्री के एक मानसिक रूप से अशक्त बच्चे की भूमिका निभाई थी।
इस भूमिका को उन्होंने ऐसे जिया कि फिर किसी को भी उनके अभिनय पर संदेह नहीं रह गया। वर्ष 1959 से 2008 तक इन्होंने तकरीबन 53 फिल्मों में अभिनय किया और हर फिल्म में लोगों को उनकी तारीफ करने के लिए मजबूर कर दिया। I think he is one of those actors who could be counted one of the best in the world. সখী কালো আমার ভালো লাগে না, ওর ভেতর কালো বাইরে কালো, ও যে কলঙ্কেতে কালো, তাই তো ওকে। 2010 से सौमित्र चैटर्जी लगातार सुमन मुखोपाध्याय के नाटक राजा लियर में मुख्य भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। वैसे ये नाटक विलियम शेक्सपियर के प्ले किंग लियर पर आधारित है। सौमित्र जी की अदायगी के कदरदान सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी खूब है। इसीलिए तो इन्हें फ्रांस की सर्वोच्च पुरस्कार द ऑफिसर डेज आर्ट्स एट मेटियर्स से और इटली के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। सन 2004 में इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। सौमित्र चैटर्जी फ्रेंच फिल्म निर्देशक कैथरीन बर्ज द्वारा निर्देशित फुल लेंथ डॉक्यूमेंट्री गाज का हिस्सा भी रह चुके हैं। 2008 में इन्हें नेशनल अवार्ड दिया गया और 2012 में इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया। Really not in a frame of mind to say anything about this. All my life I have been plagued with a doubt about my work and always thought that maybe this business of entertainment is not really worthwhile. And I have always thought that if I could instead do something like Albert Schweitzer and go away to a distant leper colony and serve people, my life would have been worthwhile really. But time and again, for last more than 50 years, I have been accepted, loved, and made to feel one of their own by my countrymen. I love them, I respect them. They are the reason I have come this long for more than 50 years. I salute them that they have supplied me with the energy and the determination to continue with in what I believe, in what I think to be good art. Thank you very much. वैसे पता है संदीप, दादा साहब फाल्के पुरस्कारों में इनके साथ और कौन कौन से नाम शामिल थे? हाँ, प्राण, मनोज कुमार और वैजंती माला जैसे कई दिग्गज कलाकारों के होने के बावजूद इस साल सौमित्र जी को चुना गया था और ये चुनाव उनकी प्रतिभा को बखूबी ही बयां करता है। आज बांग्ला सिनेमा जगत के इस महान अभिनेता को हमारी पूरी टीम की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। संदीप, वैसे हमारे देश के स्पोर्ट्स के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ख्याल तो नेक ही है, लेकिन अफसोस तब होता है जब बहुत से खेलों को वो जगह नहीं मिल पाती जैसे कि दूसरे देशों में। सही कह रहे हो संदीप। अब ग्रेटर नोएडा में हुई F1 रेस का ही उदाहरण ले लो। साफ नजर आएगा कि भारत में ये खेल अभी भी लोगों के दिलों में शामिल नहीं हुआ है। हाँ, और शायद यही वजह है कि F1 रेस में आज भी देश की तरफ से खेलने वाले कुछ गिने चुने नाम ही बरकरार हैं, जो अपने कंधों पर इस खेल के भविष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, आज ही के दिन 1984 में मद्रास में जन्मे करुण चंडोक भी एक ऐसे ही खिलाड़ी हैं, जिन्हें भारत के दूसरे फॉर्मूला 1 खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है। वर्ष 2001 में फॉर्मूला एशिया चैंपियनशिप के विजेता रहे करुण चंडोक फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट विकी चंडोक के बेटे हैं। करुण ने 2006 में शुरू हुई पहली फॉर्मूला एशिया V6 चैंपियनशिप में अपनी जीत दर्ज कराई और लोगों को अपनी आकर्षक ड्राइविंग स्टाइल के लिए तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया।
वर्ष 2000 में हुई फॉर्मूला मारुति सीरीज में 10 में से 7 रेसेस जीतकर चंडोक ने इंडियन नेशनल रेसिंग चैंपियन होने का खिताब हासिल किया था। जी 2001 में फॉर्मूला एशिया चैंपियनशिप जीतकर करुण चंडोक टीम इंडिया रेसिंग की तरफ से रेस करने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई बने थे। ये पहले ऐसे भारतीय ड्राइवर हैं जिन्हें ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर्स क्लब की ओर से आमंत्रित किया गया था और इसी के साथ ही इन्हें भारतीय कॉमनवेल्थ खेलों की सदस्यता भी दी गई थी। चंडोक को अपने करियर का सबसे बड़ा ब्रेक 2008 में मिला, जब इन्हें रेड बुल फॉर्मूला 1 टीम ने टेस्ट के लिए बुलाया। वैसे ये वही साल था जब इन्होंने फोर्स इंडिया टीम के साथ जुड़ने का फैसला भी लिया था। इस तरह बहुत सी अंतर्राष्ट्रीय टीमों का ये हिस्सा रहे। चंडोक ने पिछले साल FIA GT श्रृंखला में भी अपना नाम लिखवा ही लिया। इस रेसिंग के तहत पहली रेस क्वालिफाइंग रेस होती है, जिसमें ग्रिड स्थान तय होते हैं, जबकि दूसरी रेस में चैंपियनशिप के अंक दिए जाते हैं। वैसे एक खास बात इस रेस में ये भी होती है कि दूसरी रेस के दौरान हर एक कार का टायर बदलना अनिवार्य होता है, जिसके बाद ही रेस में शीर्ष 10 ड्राइवरों को अंक दिए जाते हैं। You know, it was very tough, and I have to say it was, we created our own little bit of history being the only driver to go straight into qualifying without a single lap in my new car. So the thing is, I earned the respect of the paddock this weekend. I mean, there were a lot of people from other teams, drivers, team managers, media. A lot of them came up and said, you know, good job for what I did under the circumstances. तो आज देश के इस जाने माने कार रेसर को उनके जन्मदिन पर हम सभी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और साथ ही आने वाले करियर के लिए बेस्ट विशेस। तो दोस्तों, रेस की बात चल रही थी और रेस करते करते देखिए जी हमारा समय भी नजदीक आ गया है जाने का। अब अपने दोस्त संदीप भट्ट और बबीता जैन को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,